Good morning, students. So, yesterday we have discussed the cell first part, that is the discovery of the cell, and we have discussed the plasma membrane function and cell shape and cell size. So, it was a general introduction of the cell chapter, and now we are going to understand the second part of the cell chapter, that is the cell organelles. So, eukaryotic cell, we know that eukaryotic cells have two nucleus, and prokaryotic cell is the bacterial cell which don't have nucleus. Yesterday we understood the diagrams of the prokaryotic cell as well. Now we one by one we are going to understand about the cell organelles. As you can see on the PowerPoint that it is a Golgi apparatus. So first discovered by Camillo Golgi, and it was the scientist. So you can see the second point. It consists of system of membrane-bound vesicles arranged parallel to each other in stacks called cisternae. So गोल्जी के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो एक दूसरे से पैरेलल में अरेंज रहते हैं, और ये इसका फंक्शन नेक्स्ट में ही बता रखा है, पर हम पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं गोल्जी का, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि सिस्टरने किनको कहा गया। So these are the diagram of Golgi bodies. This is the diagram, and membrane bound organelle we call that cisternae, internal spaces. These bags are known as cisternae, and you can see that there is internal lumen is also there in the cisternae, and vesicles are budding off from the Golgi bodies. This is the sectional view of Golgi body. So this is the diagram of Golgi body. Then now we are going to see what is the function. The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various target insides and outside the cell through the Golgi apparatus. Golgi apparatus क्या करते हैं, जो भी उनके अंदर जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स भी बनाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाती है, हॉर्मोन्स बनाती है। तो ये चीज़ें गोल्जी बॉडी के सिस्टरने के अंदर आती हैं। गोल्जी बॉडी में ये पैक्ड होती हैं वेसिकल्स के अंदर, और फिर ये पर्टिकुलर इनकी ऑर्गेनेली में भेज दी जाती हैं, टारगेट्स में भेज दी जाती हैं। तो ये फंक्शन गोल्जी apparatus का होता है। Next line is its function includes storage, modification, packaging of various products in the Golgi vesicles. ये इसका फंक्शन है, स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैक करना, वेसिकल्स में भेजना। नेक्स्ट लाइन, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ये लाइसोसोम्स भी बनाती है। नाउ लाइसोसोम्स इज द नेक्स्ट ऑर्गेनेल। लाइसोसोम्स किनको कहते हैं? So this screen is shared to you. This is a waste disposal system that keeps the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelle. तो कोई भी चीज अगर लाइसोसोम के अंदर आती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो डायग्राम में, ये एक फूड वैक्यूल है और उसके अंदर आकर लाइसोसोम, पिंक कलर के लाइसोसोम अपनी इंजाइम्स डाल रहे हैं। तो फूड वैक्यूल में कोई भी मटेरियल है वो उन लाइसोसोम्स की इंजाइम के साथ रिएक्ट करके फूड मटेरियल को ब्रेक किया जाता है। और डाइजेस्टिंग ऑर्गेनेलीज क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गई, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो डाइजेशन चल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी लाइसोसोम्स अगर फ्यूज होंगे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के मटेरियल को भी तोड़ सकते हैं, और अगर लाइसोसोम्स सेल के सब जगह अगर फ्यूज होने लग गए तो सेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज, देयरफॉर इट इज सुसाइड। तो सेल सुसाइड बैग्स भी इनको कहा जाता है, बिकॉज लाइसोसोम सेल्स को किल भी कर सकते हैं। एक्चुअली में जब सेल डेथ होती है लास्ट में, तब इस तरह की प्रोसेस से सेल डाइजेस्ट हो जाता है। नाउ कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ सकते हैं। इनके अंदर सारी तरह की एंजाइम्स होती है, प्रोटीएजेस भी होती है, कार्बोहाइड्रेजेस भी होती हैं, लाइपेजेस भी होती हैं, अमाइलेजेस भी होती हैं। तो हर तरह की एंजाइम इनके अंदर होती है। नेक्स्ट लाइन क्या बता रही है? व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब सेल डैमेज होता है तो लाइसोसोम्स ब्रेक हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और एंजाइम्स उनको ओन सेल को डाइजेस्ट करती हैं, जिसे सुसाइड बैग भी बोला जाता है।
नाउ माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट ऑर्गेनली माइटोकॉन्ड्रिया डायग्राम में देख पा रहे हो, इट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली एंड सॉसेज शेप ये होती है, और इसके अंदर अंदर वाली जो लेयर होती है वो तो इन डीपली इनफोल्डिंग होती है उसके अंदर, और उसके अंदर लिक्विड भी भरा रहता है मैट्रिक्स नाम का, और इनर मेम्ब्रेन उसकी बहुत कर्व्ड होती है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, और देन इसको पावर हाउस बोला जाता है सेल की। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज इज रिलीज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। सो एनर्जी जो भी बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज सेलुलर एक्टिविटीज के लिए चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाती है, एटीपी के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बनाए जाते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एटीपी को एनर्जी करेंसी बोला जाता है सेल की। एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, हर चीज को आने देती है, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है, इसकी मेम्ब्रेन्स को क्रिस्टे नाम दिया है। आप डायग्राम में देख पा रहे हो जो फोल्डिंग है उनको क्या बोला है, क्रिस्टे, ठीक है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उनके खुद के डीएनए होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं। नाउ प्लास्टिड्स, नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या करते हैं, ये एक तरह से स्टोरेज ऑर्गेनेली है प्लास्टिड, और डिपेंडिंग ऑन द कलर ये तीन तरीके के हो सकते हैं। अगर ये व्हाइट कलर के हैं तो ल्यूकोप्लास्ट इन्हें बोला जाएगा, स्टार्च रखने के, प्रोटीन रखने के काम आ सकते हैं। क्रोमोप्लास्ट अगर ये कलरफुल है तो इन्हें क्रोमोप्लास्ट कहा जाएगा, कि पिगमेंट्स देते हैं अलग अलग, जैसे कि ऑरेंज येलो पिगमेंट्स, जैसे कि आप टमाटर लाल होते हैं, कोई फ्लावर्स हैं फ्लावर के कलर देने वाले, तो क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड्स हैं। देन क्लोरोप्लास्ट स्पेसिफिकली ग्रीन कलर क्लोरोफिल रखने वाले प्लास्टिड्स को कहा गया है। अगर ब्रॉडली डिवाइडेड तो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट भी लिख सकते हैं। देन प्लास्टिड्स कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। Leucoplast stores materials such as starch, oil, and protein granules. Plastids contain membrane layer embedded in a material called stroma. इनकी membrane layer है, और ये जो plastids के अंदर क्या है, स्ट्रोमा नाम का मैट्रिक्स होता है, इनका जो फ्लूइड है उसे स्ट्रोमा बोला जाता है। हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इनका माइटोकॉन्ड्रिया की तरह स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसके अंदर भी खुद के डीएनए और आरएनए होते हैं, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड आरएनए। तो दो ही ऑर्गेनेली ऐसे, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड्स, जो अपना खुद का डीएनए आरएनए रखते हैं। नाउ वैक्यूल्स, स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स प्लांट में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, कि वैक्यूल सेंट्रल स्पेस घेरता है, बहुत सारी लिक्विड को फ्लूइड को रखता है, बड़ा होता है साइज में प्लांट में। तो स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, स्मॉल साइज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स। एनिमल सेल में स्मॉल साइज के वैक्यूल्स मिलते हैं, प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल मिलते हैं, लार्ज इन प्लांट्स। In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. Vacuole stores amino acids, sugars, various organic acids and some proteins. तो वैक्यूल्स के अंदर ये सब चीजें भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा में कोई भी चीज है, फूड है, और फूड आइटम्स है, अमीबा जो भी कंज्यूम कर रहा है वो सब, ये सब हमें वैक्यूल्स के अंदर मिलते हैं। अमीबा में जैसे हमने अभी लाइजोम के वक्त डायग्राम भी देखा कि फूड वैक्यूल में लाइजोसोम आकर फ्यूज कर रहे थे, तो वो भी वैक्यूल्स, उसका फूड भी वैक्यूल में डाइजेस्ट होता है। तो वैक्यूल्स एनिमल सेल में हम फूड वैक्यूल्स की तरह मिल सकते हैं हमें। Vacuoles also play in important role in expelling the waste materials. Contractile vacuole, अमीबा डाइजेशन फूड वैक्यूल में कर रहा है, और जब उसके बॉडी में वेस्ट जो भी है वो इकट्ठा हो जाएगा एक वैक्यूल में, जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी कहेंगे, वो सेल से बाहर उसको एक्सपेल कर देते, तो एक्सोसाइटोसिस, वैक्यूल का काम ये भी हो जाएगा। नाउ कमिंग टू एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स। तो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स का डिफरेंस बिटवीन है यहाँ पर। तो animal cells are generally small in size, plant cells are usually larger, and animal cell wall is absent. In animal cell, only the outmost layer is plasma membrane, and cell wall is present in the plant cell. Then third point is, except protozoan euglena, no animal cell possesses plastid. सिर्फ एक यूग्लिना है जो कि कनेक्टिंग लिंक भी होता है प्लांट और एनिमल किंगडम में, तो उसके अंदर ही हमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है। देन प्लास्टिड्स स्पेशल हैं सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलने के लिए,
तो प्लांट सेल्स में ही मिलेंगे और ल्यूकोप्लास्ट भी मिलते हैं। देन एनिमल सेल में वैक्यूल्स का साइज स्मॉलर होता है, जैसे कि हम देख चुके हैं, एंड प्लांट सेल्स में वैक्यूल मेजर पोर्शन स्पेस घेरते हैं और ज्यादा लिक्विड को रखते हैं, उस सेल को टर्जिडिटी भी यानी कि स्ट्रेच्ड रखते हैं। नाउ this was about organelles. Some of the organelles are described over here, and a few are left, like nucleus, ठीक है, chromosomes. So that also we will understand now. With diagram we will understand. So this is the diagram of nucleus. You can see very easily here that nucleus is also a very important organelle because it is storing the hereditary material, and it is having double membrane, nuclear membrane that is called, and which is having small pores called nucleopores. So all over the membrane, or nuclear envelope, there are pores through which the transfer of materials can to and fro can take place. बाहर से मटेरियल अंदर भी आ सकता है, अंदर से जो आरएनए है वो बाहर भी जाता है ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि डीएनए की रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, बट उसका ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन बाहर होता है, तो उसे बाहर भी जाना होता है, तो न्यूक्लियर पोर्स का ये फंक्शन है। देन न्यूक्लियोलस एक डार्कली स्टेन्ड एक रीजन होता है जो एक कॉर्नर में होता है, और उसके अंदर एंजाइम्स और आरएनए के मटेरियल्स रहते हैं। देन आपका कैरियोप्लाज्म है, जैसे सेल के फ्लूइड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, प्लाज्म ऑलवेज रेफर टू समथिंग दैट कैन फ्लो इज प्लाज्मा। सो कैरियोप्लाज्म, कैरियो वर्ड इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस, सो कैरियोप्लाज्म मींस न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड। देन chromatin condensed, and it means there is a DNA fiber which is very much coiled, and it is called chromatin. तो डीएनए का फाइबर जो coiled कंडीशन में होता है उसे chromatin बोलते हैं, that is also shown here. Chromatin diffused means sometime it can be super coiled to become condensed, and sometime it can be loose, so it can be called chromatin diffuse. Fibrils are found, fibrils like which is giving the nucleus a shape, स्मॉल वी कैन से स्फेरिकल शेप, so उसको भी स्ट्रेंथ चाहिए, तो फाइब्रिल्स क्या करते हैं, न्यूक्लियर फाइब्रिल्स उसकी मेम्ब्रेन को स्ट्रेच रखते हैं, तो वो उसके स्केलेटल और सपोर्टिंग उसके स्ट्रेंथ देने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये सब आपका हो गया न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो आपका एग्जाम में आएगा तो आप ये डायग्राम बना सकते हो और समझा सकते हो। अब हम क्रोमोसोम्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं। हम ये भी पढ़ते हैं कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें मल्टी न्यूक्लियस होता है, जैसे स्केलेटल मसल्स, तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें ए न्यूक्लियस, जब वो मेच्योर होते हैं टाइम के साथ फिर उनका न्यूक्लियस हो जाता है, जैसे आरबीसी, उनका न्यूक्लियस नहीं होता। फिर हम ये देखते हैं कि क्रोमोसोम्स के टाइप, क्योंकि आपके क्रोमोसोम्स के टाइप भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। क्रोमोसोम्स आर पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो हमारे जो क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ये है, आपको डायग्राम दिख ही रहा है। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड्स होते हैं, द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम आर नोन एज क्रोमेटिड्स। सो क्रोमेटिड्स में क्या हुआ कि बिल्कुल एंड पॉइंट पे उसका सेंट्रोमियर है, कंस्ट्रिक्शन है, सेंट्रल कंस्ट्रिक्शन एक एंड पॉइंट पे, तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम इसमें ब्रैकेट में लिखा, ह्यूमंस में नहीं मिलते हैं, दूसरी स्पीशीज में मिलते हैं। एक्रोसेंट्रिक, जिसमें बहुत ही छोटा सा टर्मिनल पॉइंट एक सेंट्रोमियर के ऊपर दिख रहा है, बाकी सारी लॉन्ग आर्म्स नीचे दिख रही हैं, तो उसे एक्रोसेंट्रिक बोला जाएगा। सबमेटासेंट्रिक, जिसमें नियर टू द सेंटर आ रहा है सेंट्रोमियर, तो उसे सबमेटासेंट्रिक बोला जाएगा। मेटासेंट्रिक मीन्स एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स ऑफ द वी कैन से क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स के बीच में, यानी इक्वल लेंथ ऑफ द क्रोमेटिड्स आर देयर। सो ये भी आपका पोर्शन दिया हुआ है, जो पी आर्म शॉर्ट आर्म और क्यू आर लॉन्ग आर्म। तो दीज आर द डायग्राम ऑफ द क्रोमोसोम्स। देन सेंट्रोसोम्स, एक चीज आती है सेंट्रोसोम्स, तो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर किसमें, एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम्स नाम के नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मिलते हैं। तो सेंट्रोसोम्स का डायग्राम, उसके अंदर दो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं। so this is the diagram of the this is the function also of that organelle। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जिसमें आपके दो सेंट्रियोल्स हैं,
they are lined, and this is the structure of centrioles as well. तो इसमें 90 डिग्री पे, at 90 डिग्री this pair is kept, means एक हॉरिजॉन्टल और एक जस्ट वर्टिकल 90 एंगल पे रखी जाती है। और फिर जब उसको उसको हम देखते हैं तो उसका फंक्शन क्या है, तो उसका फंक्शन हमेशा सेल डिवीजन में होता है। जब सेल को डिवाइड होना है, एक सेल से दो सेल्स बनने हैं, तब और तब सेंट्रोजोम्स को भी क्या होना पड़ेगा, डबल होना पड़ेगा। तो दे विल ऑल्सो डिवाइड, सो दैट एक एक सेंट्रोमियर का पेयर एक एक पोल्स पे आ सके। और जो क्रोमोसोम्स है वो जो सेंटर में माइटोसिस में लाइंड है सेंटर में, वो इक्वली दोनों तरफ पोल्स पे मूव कर सके। बिकॉज जो सेंट्रोसोम्स होते हैं दे ओनली प्रोड्यूस द स्पिंडल फाइबर्स। वो स्पिंडल फाइबर्स जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो स्क्रीन पे, स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं सेंट्रोसोम से निकल के, और वो क्रोमोसोम्स के को अटैच करते हैं उनके सेंट्रोमियर्स पे बिल्कुल सेंटर में, और फिर उनको स्प्लिट करके और आप स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होते जाते हैं और वो पोल्स तक पहुंचते जाते हैं। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए ये जरूरी है कि सेंट्रोसोम होना जरूरी है, सेंट्रियोल्स होना जरूरी है, इनका इसका रोल यहीं पे आता है। ठीक है, तो आप ये सारी ऑर्गेनेल्स के वन बाय वन हमने फंक्शन देख लिए। अब हम क्या देखना है हमें, अब हमें सेल डिवीजन और सेल साइकिल वाला पोर्शन देखना है। ठीक है, तो वील स्टडी अबाउट सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, so cell division are of two types. ठीक है, then cell division which is equational division is known as mitosis, and which is reductional division that reduces the chromosome number half is meiosis. So mitosis and meiosis, what this is the main difference, that which cell division is maintaining the chromosomes same from the daughter to in the from the parent to the daughter cells, and which type of division is making it half. So there is a comparative thing. So we can see here with the help of diagram we can understand. So with the help of diagram, we can see mitosis, duplicated chromosomes with sister chromatids are there. So there are four chromosomes which is shown. Now we are just looking at the one by one the stages. What is the first step in mitosis? In first step, we can see four chromosomes are randomly lying in the nucleoplasm, and there is the nucleus is shown here. Sister chromatids are there in the chromosome, and non-sister chromatid in the other pair, means homologous pair of chromosomes is shown. Two long chromosomes and two short chromosomes are shown. Chromosome replication prophase means in the center we have seen when the cell is not replicated, means single chromatid is seen. तो सेंटर में आपको सेल दिख रहा है, उसके न्यूक्लियस में आपको चार क्रोमोसोम्स तो दिख रहे हैं, पर उसमें सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है। पर जब डीएनए एस फेज में डबल होगा तो ये डबल हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो एरो एक ब्लू रीजन में गया, एक रेड रीजन में गया, तो दोनों में क्या हो गया, चार चार वीकेंड से डबल हो गया। हर क्रोमोसोम के पास क्या हो गया, एक एक सिस्टर क्रोमेटिड आ गया। तो यानी एन से क्या हो गया, टू एन हो गया। तो इसी वजह से आपका डबल हो जाता है, एस फेज में डीएनए डबल हो जाता है। अब मियोसिस में क्या करते हैं, यहाँ तो माइटोसिस में तो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाते, पेयरिंग नहीं करते। पर मियोसिस में ये डिफरेंस है कि दे टेट्राड्स आर फॉर्म्ड इन मियोसिस। टेट्राड्स आर फॉर्म्ड एंड द क्रोमोसोम्स पेयर विद ईच अदर। और मियोसिस 1 में ही ये पेयरिंग होती है। मियोसिस 1 में इसको साइनेप्सिस बोलते हैं, the pairing of the homologous chromosome, and at the synapses there are 5 stages: pectini, diploteny, zygoteny, leptoteny in the meiosis 1 and cytokinesis 1.
सो इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम साइनेप्सिस करते हैं वो अपने क्रॉसिंग ओवर के वक्त पार्ट्स भी एक्सचेंज करते हैं। तो इसी वजह से नो टू गैमेट्स आर सेम, एंड इसी वजह से नो टू सिबलिंग्स आर सेम अनलेस एंड अनटिल दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। तो इस वजह से, क्योंकि कोई गैमेट सेम ही नहीं होगा, हर एक का डीएनए क्या होगा, एक्सचेंज के बाद बना होगा। तो उसमें एक्सचेंज होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी, मियोसिस में यहाँ पर डिफरेंस आता है। देन माइटोसिस, अब सेकंड स्टेप में आएंगे। क्रोमोसोम अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच एंड इक्वली सेपरेट द डीएनए। यानी सेंटर लाइन में माइटोसिस के वक्त जब अरेंजमेंट होगी तब भी यहाँ पर डिफरेंस होता है। जब मेटाफेज होता है माइटोसिस में, तो क्या होता है, सारे चारों क्रोमोसोम क्या है, सेंटर लाइन पर अटैच हो जाते हैं। जब मेटाफेज इसमें होता है, मियोसिस में, मेटाफेज 1 में, तो पेयर्स में अरेंज होते हैं। तो दो स्मॉल वाले ऊपर और दो लॉन्ग वाले नीचे अरेंज हुए हैं पेयर्ड में। देन एनाफेज एंड टीलोफेज के वक्त वही बात है कि स्पिंडल फाइबर्स रिट्रैक्ट होंगे, छोटे होंगे और सिस्टर क्रोमेटिड को इक्वली बांट देंगे। तो यहाँ पर जब टीलोफेज का एंड होगा, टीलोफेज इज द सेकंड लास्ट स्टेज, और साइटोकाइनेसिस होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियस सेपरेट होगा, तो क्या होगा, सिंगल सिंगल सिस्टर क्रोमेटिड 4 इधर जाएंगे, 4 इधर जाएंगे, और 2 डॉटर सेल्स बनेंगे माइटोसिस में। यहाँ पे दिख रहा है, और दोनों में क्रोमोसोम नंबर पेरेंट की तरह मेंटेन रहेगा, दैट इज 2n। नाउ जब यहाँ पर मियोसिस 2 में आएंगे हम, तो मियोसिस 1 ही हमें 2 सेल्स देगा। मियोसिस 1 हैज गिवन अस 2 सेल्स, जिसमें ऑलरेडी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है, यानी 4 क्रोमोसोम्स की जगह 2 क्रोमोसोम्स हमें 2 डॉटर सेल्स में मिले हैं। ठीक है, तो 1 long chromosome and 1 short in each of the 2 daughter cells which we get after meiosis 1। एंड देन अब क्या हो रहा है, मियोसिस 2 के वक्त वही होंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। उसमें सारी मियोसिस 2 जो है लाइक जस्ट लाइक माइटोसिस होती है। तो यानी कि क्योंकि ऑलरेडी क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो ही चुका है मियोसिस 1 में, यहाँ पे बस अब क्या करना है, सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करना है। तो जो 2 क्रोमोसोम आएंगे उसे मेटाफेज के वक्त दोनों को इक्वेटर पे लाइन कर देंगे, उधर भी दूसरे वाले सेल में भी दोनों को इक्वेटर पे लाइन कर देंगे, और एक एक क्रोमेटिड अलग कर देंगे। तो आफ्टर फाइनली मियोसिस 2 के एंडिंग में टीलोफेज के वक्त हमें सिंगल सिंगल क्रोमेटिड मिल जाएगा, और हर क्रोमोसोम में सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स। तो पेरेंट सेल से यहाँ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो इस वजह से दिस डिवीजन इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर इसमें हाफ होता है। मियोसिस प्रोड्यूसेस सेक्स सेल्स, लास्ट पॉइंट आपको बता रहे हैं, बाय रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट क्रिएट जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द गैमेट्स। और जो मैंने बात बताई, क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहाँ जेनेटिक में वेरिएशंस मिलते हैं, डीएनए यहाँ चेंज मिलता है। और माइटोसिस के वक्त इट क्रिएट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ जाइगोट। इट इज द बेसिस फॉर ऑल टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर, एंड क्रोमोसोम नंबर इज कंजर्व्ड। क्रोमोसोम नंबर भी इसमें कंजर्व्ड रहता है। और रिपेयर और ग्रोथ का जो सेल डिवीजन है, कि हमें चोट लग गई तो नए सेल्स जो बनते हैं, हमारा जो हीलिंग होती है वुंड की, वो उसमें जो प्रोसेस होता है वो माइटोसिस होता है। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। और सेल साइकिल का पार्ट है ये, माइटोसिस मियोसिस इंपॉर्टेंट है। और अब हम ये देखेंगे कि आपका सेल साइकिल का डायग्राम। सेल साइकिल में क्या स्टेजेस होते हैं, सेल साइकिल इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू योर इंटरफेज एंड एम फेज। सो सेल साइकिल में इंटरफेज एक लॉन्गेस्ट फेज होता है, इन विच देर आर 3 सब फेजेस, G1, G2 एंड S फेज। ठीक है, एंड एम फेज आपका नॉर्मल एम फेज है। माइटोसिस ली डिवाइडिंग सेल में माइटोसिस होगा, एंड मियोटिकली डिवाइडिंग सेल्स में मियोसिस के लिए कहा जाएगा उसको। ठीक है, तो यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे हो, G1 phase is growth 1 phase, the first phase of the interphase, and then it also checks that whether the cell is now fresh, and it has to decide, it has to go to S phase now. So it prepares all the enzymes, all the proteins which will be required in the S phase. S phase में जो भी प्रोटीन, जो भी enzymes चाहिए वो बनाता है G1 phase। तो ये पहला प्रिपरेटरी फेज होता है। देन S phase में क्या होता है, एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, यानी पेरेंट क्रोमोसोम का डबल किया जाता है, सेंट्रोसोम्स को भी डबल किया जाता है। तो दैट इज taking place in the S phase. Then it is passed to the G2 phase,
G2 is the growth 2 phase, in which the further growth is taking place in the cells, and it is preparing now finally for division. So G2 phase is also a growth phase which prepares for cell for mitosis, and it finally moves to mitosis, where it is having 5 sub phases: prophase, metaphase, anaphase, telophase, and finally the cell is divided. After the nucleus has divided, the cell also divides, and that cell division final phase is cytokinesis, in which the plant cells form the cell plate. By the cell plate method, from the middle, the cell divides, and in the animal, it's happening by the furrow method, where the cell membrane is squeezing and cutting off and joining to make the two cells. So this is the point which you have to mention in cytokinesis, and then the cell again become two. From one cell it becomes two, and there is one more phase, G0 phase, which with the cell is the quiescent stage. Means if the cell is does not have, or if the cell has such type of functions, it need not to replicate itself, then it goes in the G0 phase. जैसे नर्व सेल है, यहाँ पे भी डायग्राम में आप देख रहे हो, ये नर्व सेल जितने बनने होते हैं, 100 billion there are neurons in your body, whole body. Maximum 80% are there in brain, and other are there innervated in your muscles, and deep seated in your other tissues. So they are formed, and they develop till 5 years, and after that they not multiply themselves. So they go in the G0 phase. This is an inactive phase in which the cell is metabolically active, but it cannot just डिवाइड. मेटाबॉलिज्म तो उसका चलता रहेगा, हर चीज वो करेगा, नर्व सेल सिग्नल्स रिसीव भी करेगा, देगा भी, बट वो सिर्फ एक चीज नहीं करेगा कि वो डिवाइड नहीं करेगा. तो इस तरह के फेज को क्या कहते हैं? G0 फेज कहते हैं. So this is your all about the cell unit. So we have just previously in one more chapter is left, that is biomolecules, that we will do with at 140. We'll start again at 140, and we will discuss in that the biomolecules. With this, your cell unit revision will be over, and one by one we will going to revise the other chapters in the same way, and I will be giving you question and answers. So try to do the question and answers and share your answers with me. So I'm ending the class over here. If you want to ask any question last before ending, in the whole class, if you want to ask any question, any point which is not clear to you, you can ask me. You can write in chat. There are further 5 minutes are there. किसी को भी कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो चैट में लिख सकते हो. Any questions in this, the things which we have discussed till now? Any questions? You can unmute and you can ask. Okay, no doubts are there. Very good. So you try to solve the worksheet as well and come up with your answers to me. Very good that there is no doubt. Everything is clear. Very happy to listen. Okay, then I'm ending the session here. Thank you.